Students, welcome back to my YouTube channel. Today we will doing chapter 1 of the subject economics. Okay, so chapter number 1 है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर ना बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एकदम अच्छे से सुनना। स्टार्ट करते हैं इसका ओवरव्यू से। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production. ये जो भी स्टोरी का पर्पस है ना, ये क्या इंट्रोड्यूस करता है और ये क्या कॉन्सेप्ट्स हमको बता रहा है प्रोडक्शन के बारे में। एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। हाइपोथेटिकल विलेज होता है मतलब ये कोई असली गांव नहीं है, नकली गांव है। इस जिसका नाम दे रखा है यहाँ पे पालमपुर, एक एग्जाम्पल दे रखा है। मतलब ये कोई एकदम रियल विलेज नहीं है, ऐसा कोई मतलब विलेज नहीं है पालमपुर नाम का हमारी इंडिया में। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज इसलिए इसको कहा गया है। आगे पढ़ते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। जो फार्मिंग है ना, खेती, वो एक मेन एक्टिविटी है हमारी पालमपुर में। और जहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे छोटे स्केल पे काम करना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपका डेयरी आ जाती है, और भी बहुत चीज़ें, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। ये सब ना लिमिट स्केल पर करे जाते हैं काम, लिमिट से करे जाते हैं। और इन्हीं सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अलग अलग तरीके भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज भी हैं। वो है नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी। ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद रखें। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा। फिर से इसका मीनिंग समझा रहे हो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत तरीके के रिसोर्सेज लाती है वो है नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी। ठीक है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। हम जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, तो इसमें पता है क्या क्या हम पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ों का कॉम्बिनेशन कंबाइन होती है, चीज़ें अलग अलग रिसोर्सेज, और सामान कैसे आया जाता है, कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें पढ़ेंगे कि सर्विसेज कैसी है विलेज की। ठीक है, सो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. पालमपुर जो है ना, एक बहुत वेल कनेक्टेड है आपके आसपास के विलेजेस से और शहर से। मतलब इसका है, एकदम शुद्ध हिंदी में बताऊँ तो जो पालमपुर है वो सबके साथ अच्छे से मिलकर रहती है। वेल कनेक्टेड मतलब अच्छे से बॉन्डिंग रखना अपनी आसपास के गाँव के साथ और शहरों के साथ। ठीक है। एक रायगंज नाम का एक बहुत बड़ा विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर आगे है। उससे उस विलेज की रोड कनेक्ट होती है रायगंज से और भी बहुत सारे शहरों से। जैसे एक का नाम बता रखा है इसमें, जो कि है शाहपुर। ये छोटा सा एक शहर है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। बहुत तरीके के आपके ट्रांसपोर्ट्स भी दिखते हैं इस रोड पे। स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज। बोगीज होता है वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज। वुडन कार्ट होती है, उसके आगे बफेलोज होती हैं, उसके पीछे हम अपना लोड विद जैगरी। जैगरी होता है सामान जो भी होता है आपका, एंड अदर कॉमोडिटीज़। 2 मोटर vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. हाँ,
जो बोगीज़ होते हैं उसमें सामान वान पीछे लोड करवा देते हैं, और बहुत तरीके की और भी कमोडिटीज़ होती हैं। जैसे मोटर व्हीकल्स में आते हैं आपकी मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सब चलते हैं वहाँ पे। उस विलेज में अबाउट 450 फैमिलीज़ हैं जो बिलोंग करती हैं अलग अलग कास्ट से, सेवरल डिफरेंट कास्ट। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं जिनके पास अपना खुद का मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, मतलब उनके पास उनका खुद का लैंड है, और उनके पास उनके घर हैं जो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, लेकिन वो ब्रिक से बने हैं और सीमेंट से बने हैं, ठीक है। और 1/3 पॉपुलेशन ऐसी भी है जो एक विलेज के कोने पर पड़ी रहती है, और उनके पास बहुत छोटे छोटे घर हैं जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो सीमेंट से बने हैं, ब्रिक से बने हैं, नहीं, वो मिट्टी से बने हैं, वो जो स्ट्रॉ होती है ना, उनसे बना रखे हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव वेरियस इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। Most of the houses have electric connections. Electric powers all the tube wells in the fields and is used in the various types of small business. वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शंस की बात करी जाए घरों में, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो सारी ट्यूबवेल से जा रही है। उनके खेतों में ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पावर आती है उन सबके घरों में, ठीक है। और उससे बहुत तरीके के छोटे छोटे बिजनेस भी उन्होंने कर रखे हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जो 5th क्लास तक के ही स्कूल होते हैं, ठीक है, उनको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। और हाई स्कूल जो 12th तक होते हैं, मतलब 2 प्राइमरी स्कूल हैं पालमपुर में और एक है आपका हाई स्कूल। वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, मतलब छोटे बच्चों का हेल्थ सेंटर भी है, रन बाय द गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट चलाती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है उनके पास, जहाँ पे बीमार लोगों को क्या करा जाता है, ट्रीट किया जाता है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड। A description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transports, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. ये आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इसमें दिखाया गया है पालमपुर जो है वो फेयरली ही वेल डेवलप्ड है, क्योंकि सिस्टम ऑफ रोड, मतलब उसकी रोड्स भी सबके साथ कनेक्ट हैं, ट्रांसपोर्ट भी आते जाते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में ट्यूबवेल्स का यूज़ कर रखा है, इरिगेशन, स्कूल से सब जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या आसपास विलेज में है जो पालमपुर के पास है। ये हम देखते हैं आगे। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। ये एक इमेजिनरी विलेज है, देख लो मैंने बताया था हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी ही होता है, जो असली गांव नहीं होता, जो नकली होता है। मतलब ऐसा कोई ना, मतलब बस चैप्टर बनाने के लिए एक नाम दे दिया गया है और एक स्टोरी बना दी गई है, ठीक है। और आपको उससे प्रोडक्शन के बारे में समझाया गया है इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। वी टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। हम इसमें बहुत तरीके की प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं जो इस विलेज में होती हैं। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इस विलेज की बात करी जाए अक्रॉस इंडिया से, तो जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर के, और जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में डाला गया है। जैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं आपकी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, शॉपकीपिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। वी शॉल टुक action at both these types of activities after learning a few general things about production. Okay. हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत तरीके की 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं आफ्टर लर्निंग, जब हम नई चीज़ कुछ याद करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पे। ये चैप्टर बहुत, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको।
द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। पहली बात तो प्रोडक्शन होता क्या है ये जान लेते हैं। प्रोडक्शन का एम होता है कि सामान को आगे से आगे प्रोड्यूस करना, उसकी बढ़ोतरी करना टाइप ये बोल सकते हैं कि उसको आगे से आगे क्या करना, बढ़ाना, उस काम को, उसको प्रोड्यूस करना, उसकी बढ़ोतरी करना। और सर्विसेज को भी आगे करना, जितनी भी आपको मतलब चाहिए ना चीज़ें उतनी रखना, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती रहे बस। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्शन में वो 4 रिक्वायरमेंट्स होती है गुड्स और सर्विसेज को लेकर। उसमें 4 रिक्वायरमेंट से फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। उसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। बस फर्स्ट रिक्वायरमेंट इतनी ईजी सी है। अब हम आते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट में, विच इज़ योर लेबर क्या होती है आप लोगों को पता है? पीपल हु विल डू द वर्क। लोगों के लिए जो काम करती है वो लेबर होती है। ठीक है, लोगों के लिए जो भी काम करती है, जो लोग उनको देते हैं वो लेबर होती है। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हाईली एजुकेटेड वर्कर्स को परफॉर्म के लिए मिलती, मतलब जो एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में टास्क दिए जाते हैं कि आप ये वाला टास्क परफॉर्म करो, आपके लिए नेसेसरी है। ठीक है, और अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिक्वायर वर्कर्स, जो मैनुअल वर्कर होते हैं, मतलब जो हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, उस हर वर्कर को, ये अच्छी बात होती है लेकिन कि हर वर्कर को उसकी लेबर प्रोवाइड करी ही जाती है अगर वो प्रोडक्शन में काम करता है। ठीक है, ये याद रखना कि ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग दी लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, हर बंदे को, हर वर्कर को उसकी लेबर प्रोवाइड करवाना नेसेसरी ही है अगर वो प्रोडक्शन में काम करता है। ठीक है, अब वो तो गवर्नमेंट करवाती है। थर्ड रिक्वायरमेंट देखते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, वेराइटी ऑफ इनपुट्स, बहुत ज़्यादा जो इनपुट्स होते हैं हर स्टेज में उस प्रोडक्शन में रिक्वायर किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है इससे रिलेटेड कि वो कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो फिज़िकल कैपिटल में आते हैं। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिज़िकल कैपिटल, तो वो आप खुद बताएंगे मुझे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फिज़िकल कैपिटल में। आपके जो इस फिज़िकल कैपिटल में आपकी 3 कैपिटल्स और होती हैं। फर्स्ट होती है फिक्स्ड कैपिटल, सेकेंड इज़ योर वर्किंग कैपिटल, थर्ड इज़ योर ह्यूमन कैपिटल। इसके बारे में डिटेल में नहीं दे रखा है इतना, लेकिन जब भी पढ़ लेते हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये सब जो भी चीज़ें, ये सिंपल टूल्स होते हैं फार्मर्स को अगर कोई भी प्लगिंग करनी होती है। ठीक है, ये उनके लिए एक सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती है, बहुत सिंपल मशीन्स होती है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। अभी ये पार्ट पे उसके फिक्स्ड कैपिटल वाला जो है, सच एज जनरेटर्स। अब सोफिस्टिकेटेड मशीन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जनरेटर्स, दूरबीन्स, कंप्यूटर एट्सेट्रा। ठीक है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स को जब प्रोडक्शन में सालों सालों तक यूज़ किया जाता है ना, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। आगे समझ, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं, अगर उनको सालों सालों तक उनका प्रोडक्शन किया जाए, उस प्रोडक्शन में उसको यूज़ किया जाए सालों सालों तक, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम फिक्स्ड कैपिटल। अब हम आते हैं बी पार्ट पे, जिसके बारे में आपको बताया गया है उसमें वर्किंग कैपिटल के बारे में। रॉ मटेरियल एंड मनी एंड, अगर आपके पास कच्चा माल भी हो और आपके हाथ में पैसा भी हो तो आप उसका क्या कर सकते हो, वो आपके वर्किंग कैपिटल में बताया गया है। Raw materials and money in hand. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. ठीक है, प्रोडक्शन में बहुत तरीके की वेराइटीज़ होती हैं रॉ मटेरियल्स की। जैसे यार्न होता है, यार्न मीन्स जो ऊल टाइप सी होती है, उससे हम अगर वीवर बनाएं
और जो क्ले मिट्टी है उससे अगर हम पॉटर बनाएं तो उससे जो कुछ मनी है ना इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो आपके कुछ जो मनी है जो प्रोडक्शन के लिए भी बच जाएगी आपके पास, जिससे आप क्या बना सकते हो, आगे से आगे पेमेंट्स बना सकते हो और अलग अलग आइटम्स बाय कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। ठीक है, कच्चा माल और मनी जब हाथ में होती है, मनी इन हैंड, तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। जैसे एक और बात, जो अनलाइक टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स होती हैं वो भी आप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपका वर्किंग कैपिटल में आता है। अब हम आते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट पे। फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपकी ह्यूमन कैपिटल। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and produce an output, either to use yourself or to sell in the market. फोर्थ रिक्वायरमेंट में बताया गया है कि अगर आपके पास नॉलेज हो, ठीक है, और एंटरप्राइज करने के लिए मतलब चीज़ों को समझने के लिए आपके पास माइंड हो, तो आप क्या करें, अपने पास लैंड ले लें, लेबर होनी चाहिए। लेबर तो प्रोवाइड वैसे करवाई देती है गवर्नमेंट, क्योंकि हर बंदे को लेबर प्रोवाइड होती है, हमने ऊपर पढ़ा है प्रोडक्शन के लिए वो नेसेसरी है। ठीक है, एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट। अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो आपको ना एक आउटपुट मिलता है, और जो आपको आउटपुट मिलता है ना, मतलब जो भी आपकी, अगर ने लैंड ले ली, लेबर ले ली, फिजिकल कैपिटल ले ली, अब जो लेबर काम कर रही है, जो आपको काम करके जो चीज़ बना के देगी वही आपका आउटपुट होगा। ठीक है, आप उसको यूज़ करोगे, यूज़ करके देखोगे, ठीक है, तो आप उसको मार्केट में सेल कराओगे, बेच दोगे। these days is called ह्यूमन कैपिटल। इन्हीं तो दिनों को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, इन्हीं चीज़ों को। ठीक है, हमने ह्यूमन कैपिटल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और भी डिटेल में पढ़ना है। वी शो लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब आप इस पिक्चर में देखो, अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स। इस फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर्स हैं और मशीन्स लगी हुई हैं, आपको दिख ही रही होंगी। हर प्रोडक्शन में एक लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सब कंबाइन करी ही जाती है, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको बोला जाए नेम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपने यही 4 नाम लिख के आना है जो नीचे दे रखे हैं: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और आपका है ह्यूमन कैपिटल। ये आपके आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। जैसे कि आपने पालमपुर की स्टोरी के बारे में रीड किया, हमने पहले फर्स्ट 3 फैक्टर्स पढ़े प्रोडक्शन के बारे में, है ना। फिर हमने फिजिकल कैपिटल जान लिया इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम आते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड इज़ फिक्स्ड। फार्मिंग है, ये तीसरी बार इस चैप्टर में बताया गया है कि फार्मिंग जो है पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ये ज़रूर याद रखना, ये पेपर में आ सकता है। 75% जितने लोग हैं वो जब भी काम करते हैं तो फार्मर्स पे डिपेंड रहते हैं, फार्मर्स पे और फार्म लेबरर्स पे, क्योंकि the well-being of these peoples is closely related to the production on the farms। क्योंकि जो पीपल हैं वो एकदम उन पे रिलेट हो चुके हैं फार्मिंग के लिए, तो प्रोडक्शन के लिए। तो और ये गलत भी बात है, तुम्हारे को खुद भी काम करना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बट रिमेंबर दैट देयर इज़ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। Land area under cultivation is practically fixed। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक कांस्टेंट है फार्म प्रोडक्शन से रिलेटेड कि जो लैंड एरिया है अंडर कल्टीवेशन ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, जब 1960 की बात है पालमपुर की,
वहाँ पे एक्सपेंशन नहीं लगाई जाती थी लैंड एरिया की अंडर कल्टीवेशन। बाय देन some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land। जब भी कुछ वेस्टलैंड थे विलेज में, उसको हमने एक कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, जो ऐसी पड़े थे ज़मीनें, ठीक है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। इससे हमारा कोई मतलब फर्दर स्कोप नहीं है कि अगर आप अपने फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो तो उससे आपका और भी अच्छा होगा, आपके पास और नई नई लैंड आएगी कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है। आगे ये जो ब्लू बॉक्स में दिया है मैं वो पढ़ रही हूँ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टर। अब ये ध्यान से सुनना, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थ्रू इन द विलेजेस you may find land area being discussed in local units such as biga, ghinta, etc. 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. Can you compare the area of 1 hectare field with the area of a school ground? इसका मतलब है पहले तो लैंड को जिससे हम नापते हैं उसकी यूनिट जो होती है वो हेक्टर होती है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। इस विलेज में हमने बहुत तरीके के लैंड एरिया फाइंड करे, उसके बारे में यूनिट से डिस्कस भी करा, जैसे बीघा, गिंठा, ठीक है। ये सब पता नहीं लैंड एरिया के बारे में बताया है नाम। 1 हेक्टर इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये समझ लेना कि 1 हेक्टर जो है वो एक एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है विद वन साइड, ओनली सिर्फ एक साइड से अगर हम 100 मीटर्स को मेज़र करते हैं तो, ठीक है। 1 हेक्टर को तुम ये मान लेना कि 1 हेक्टर जो है ना वो एरिया ऑफ स्क्वायर से इक्वल है, ठीक है। उसकी जो एक साइड है वो 100 मीटर से मेज़र की जानी चाहिए। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो उसका 1 हेक्टर फील्ड का अपने स्कूल ग्राउंड के एरिया से? वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। और ये जो आपका सेकंड टॉपिक है, इज़ देयर अ वे वी कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जो भी बच्चे हैं वो भी इसको देखें, इस एक्सप्लेनेशन को। जो उनको डाउट्स हो वो मेरे से कमेंट पे पूछें। थैंक यू वेरी मच।